हाय एवरीवन, हम चर्चा करेंगे कि अर्थव्यवस्था में जो मेंस के क्वेश्चन हैं उन मेंस के क्वेश्चनों को किस प्रकार से लिखे, क्या लिखे और कितना लिखे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 2017 के मेंस में जो अर्थव्यवस्था के प्रश्न थे वो दो प्रकार के थे। एक वे प्रश्न थे जिनमें 150 शब्दों में प्रश्न का उत्तर लिखना था और वो 10 अंकों के थे, और एक प्रश्न वे थे जिनमें 250 शब्द में आपको उस उत्तर को लिखना था और वह 15 अंक का था। अब प्रश्न अगर 10 अंक का है, 150 शब्द हैं, तो इसका एक सामान्य सा वर्णन अगर हम करें तो ये 1.5 पेज का आंसर होना चाहिए। और जब आंसर छोटा होता है तो उसमें सटीकता की ज्यादा आवश्यकता होती है, और जो 250 शब्द के हैं वो ज्यादा 2.5 पेज का आंसर बन सकता है। बाकी आपके शब्द के आकार के अनुसार इसकी लंबाई और इसके आकार को छोटा बड़ा आप करिए, पर मैं चाहूंगा कि कोशिश करिए गागर में सागर भरने की, क्योंकि ज्यादा जरूरी है कम शब्दों में बहुत कुछ बता देना। यूपीएससी जिस प्रकार से अपने मेंस के सवाल पूछ रही है, एक ही प्रश्न में कई भाग है। जैसे अब मैं आपके सामने एक एक सवालों को जब हल करूं तो आप इस बात पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि हम किन ऐसी छोटी छोटी बातों पर गौर करें ताकि हम उस आंसर को छोटे से भाग में प्रस्तुत करके भी अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सके। और मैं पसंद करता हूं मेंस में उस आंसर राइटिंग को जहां प्रश्न के उत्तर के विषय में बहुत कम जानकारी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम उसका प्रस्तुतिकरण इतना बेहतर रखें कि हम उस आंसर को परिपूर्ण कर सके। जैसे अगर हम बात करें तो इस साल 2017 का जो मेंस था, उस मेंस में पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि भारत की संभाव्य समृद्धि के अनेक कारकों में बचत दर सर्वाधिक प्रभावी है। क्या आप इससे सहमत हैं? समृद्धि संभाव्यता के अन्य कारक कौन से हैं, उसका व्याख्या करें। अब इस प्रश्न पर अगर हम ध्यान दें तो ये प्रश्न दो भागों से मिलकर बना है और हमें इसे केवल 150 शब्दों में शो करना है। अगर मैं इसमें कहूं तो पहला जो भाग है, क्या भारत की संभाव्य समृद्धि में बचत दर सबसे प्रभावी कारक है, मेरे हिसाब से यह 90 से 100 शब्दों में आना चाहिए। और जो उसने पूछा है कि फिर बाकी के कौन से कारक हैं, या 50 से 60 शब्दों में प्रस्तुत कर दीजिए। अब यहां दो पहलू है कि क्या हम बचत दर को सबसे प्रभावी कारक माने या न माने। तो इसमें कश्मकश की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सबसे प्रभावी कारक उसे स्वीकार करते हैं तो आपको अपने उत्तर में उसको प्रभावी कारक मानने के पीछे के तर्क दे दीजिए। अगर आप हां कहते कि हां हम इस बात से सहमत हैं कि सबसे प्रभावी कारक बचत दर है, तब आप स्पष्ट करिए बचत दर सबसे प्रभावी कारक तब होगा यदि इस बचत दर को निवेश दर में बदला जाए। यदि बचत दर निवेश दर में नहीं बदली गई तो फिर यह सबसे प्रभावी कारक नहीं हो सकता है। तो जो लोग इसे सबसे प्रभावी कारक मानेंगे वो इसका वर्णन करेंगे कि जब हम बचत दर को निवेश दर में बदल देते हैं तो फिर भविष्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास होता है। आधारभूत संरचनाओं के विकास के पश्चात विनिर्माण क्षेत्र का विकास होता है, और विनिर्माण क्षेत्र के पश्चात रोजगार में वृद्धि होती है। यही समृद्धि का बड़ा कारक होता है। अगर आपकी बचत दर निवेश दर में बदलती है तो स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ता है, मानव संसाधन का बेहतर विकास होता है। यदि आपकी बचत दर निवेश दर में बदलती है तो शिक्षा का बेहतर विकास होता है, मानव एक बेहतर संसाधन के रूप में बदलता है। बचत दर एक प्रभावी कारक समृद्धि में है यदि इस बचत दर को हम निवेश दर में बदल सके। तो जो लोग इसका समर्थन करेंगे वो पूर्ण रूप से बचत दर के सकारात्मक पहलुओं का वर्णन करते चलिए कि हां
हम इस बात से सहमत है कि बचत दर समृद्धि में सबसे प्रभावी कारक है। और भारत को अगर हम देखें तो भारतीय लोग बचत में बहुत विश्वास करने वाले लोग हैं। इस कारक का भी वर्णन करिए कि भारत में आज भी एफडीआई जब नहीं था तब भी भारत में समृद्धि दर भारतीय पैसों से ही होती थी, क्योंकि भारतीय लोगों की बचतें सोने के रूप में कहिए या किसी और रूप में बहुत अधिक होती है। पर यह बचत दर प्रभावी कारक के रूप में तब होगा जब वह निवेश दर में बदलेगा, क्योंकि निवेश जब होगा तो भविष्य बेहतर होगा, भविष्य बेहतर होगा तो समृद्धि बेहतर होगी। तो जो लोग 100 शब्दों में समझाना चाहते तो आप बताएंगे कि बचत दर निवेश दर में बदलनी चाहिए, आधारभूत संरचना का विकास होना चाहिए, साथ ही साथ शिक्षा में निवेश होना चाहिए, स्वास्थ्य में निवेश होना चाहिए, और साथ ही साथ इस बचत दर को जब हम किसी भी प्रकार के पूंजी में बदल पाएंगे तब हमें वह एक बेहतर परिणाम देगी और निश्चित ही सबसे बड़ा कारक होकर उभरेगी किसी भी समृद्धि में। अब अगर मान लीजिए कि आप लोग इसका विरोध करना चाहते हैं कि आप कहेंगे कि नहीं हम सहमत नहीं है, तो आप कहिए कि बचत दर सबसे प्रभावी कारक हो ही नहीं सकता है जब तक कि यह बचत दर निवेश दर में ना बदल जाए, क्योंकि भारतीय लोग बचत तो बहुत सी करते हैं लेकिन वह एक सकारात्मक निवेश में बदल नहीं पाते थे। जैसे भारतीय लोगों का सोने में निवेश होता था लेकिन वह सोने आभूषणों के रूप में होते थे, गहनों के रूप में होते थे, और इसके कारण वह केवल एक संग्रहण का कार्य करते थे लेकिन वह किसी प्रकार से निवेश में नहीं जाते थे। परिणाम स्वरूप यह एक प्रभावी कारक के रूप में नहीं आ पाया। अगर आप सकारात्मक कह रहे हैं तो समर्थन में तर्क दीजिए कि हमें बचत दर के आधार पर यह करना चाहिए था, और अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो आप बताइए कि फिर बचत दर केवल और केवल बचत दर के रूप में रहे तो वो प्रभावी कारक नहीं हो सकती है। जरूरत है कि उसे प्रभावी कारक में बदलना पड़ेगा, जो कि बचत दर जब निवेश दर में बदलती है तब वह एक प्रभावी कारक होता है। यह प्रश्न का पहला भाग था। प्रश्न का दूसरा भाग है कौन से और कारक हैं जो संभाव्य समृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो आप इसमें कई कारकों का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 50 शब्दों में लिखना है तो बहुत महत्वपूर्ण कारकों को हम इसमें लेंगे और उनके विषय में ज्यादा से ज्यादा 1 लाइन और 1.5 लाइन में लिखेंगे, क्योंकि हमें 50 शब्दों में 5 कारक तो समझाने पड़ेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि बृहत घरेलू बाजार, जब बाजार बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो ऐसी परिस्थिति में रोजगार ज्यादा होंगे, रोजगार ज्यादा होंगे तो निवेश और एफडीआई की मांग भी ज्यादा होगी। तो समृद्धि में बाजार जितना बड़ा होता है समृद्धि की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होती है। विनिर्माण क्षेत्र का विकास, अगर विनिर्माण क्षेत्र विकसित नहीं है तो कहीं ना कहीं हम एक समय के पश्चात विकास की दर को धीमा कर देंगे, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र में तकनीक का विकास निरंतर चलता रहता है। विनिर्माण क्षेत्र में हमेशा ही रॉ मटेरियल की तुलना में कई गुना हमें उत्पाद की कीमत मिलती है, इसलिए विनिर्माण क्षेत्र काफी अधिक विकसित होना चाहिए। जननांकीय लाभांश, तीसरा हम कारक कहेंगे कि अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड जननांकीय लाभांश की स्थिति में हैं तो हमारे पास मानव संसाधन है। मानव संसाधन है तो वह मानव पूंजी है, वह कार्य करेगी, उस कार्य को अलग अलग सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और आपके विनिर्माण क्षेत्र में प्रवेशित कराकर बड़ी तेजी से वृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। आधारभूत संरचना का विकास, क्योंकि जितने ज्यादा बेहतर रोड होंगे, जितनी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, जितने ज्यादा बेहतर रेलवे ट्रैक होंगे, जितना ज्यादा हमारी आधारभूत संरचनाएं होगी, बाकी के समस्त कारक उसके कारण संवर्धित होंगे और हमें समृद्धि में बहुत लाभ मिलेगा। मतलब अगर हम सिंपल सी बात करें तो वृहद घरेलू बाजार, जननांकीय लाभांश की स्थिति आप कह सकते हैं, विनिर्माण क्षेत्र का विकास आप कह सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आधारभूत संरचना का विकास होना चाहिए, और महत्वपूर्ण प्रशासन। प्रशासन और शासन हम कहे कि कुछ ऐसी नियमावली या विनियामक होने चाहिए जहां पर व्यापार को सरलीकृत किया जाए, बार बार प्रतिबंध और कठोर कानूनों का निर्माण न किया जाए,
कानूनों में लचीलापन हो, अर्थव्यवस्था में कुछ इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो कि लोगों का विश्वास जागृत हो अर्थव्यवस्था में, ताकि उसके लिए हम एक लचीलापन, एक ऐसी विनियमन का निर्माण करें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर कर सके। इसका मतलब यह हुआ कि इस अर्थव्यवस्था में हमें राजनीतिक रूप से भी कुछ स्वतंत्रताएं देनी पड़ेगी। आर्थिक स्वतंत्रता जितनी ज्यादा और बेहतर होगी, पर वो ज्यादा और बेहतर का अभिप्राय है जिसके अंदर विनियमन की सारी बातें होगी, पर वो विनियमन बिजनेस को सरल करने में मदद करता होगा। ये सारे कारक हम छोटी छोटी लाइनों में वर्णन कर देंगे तो यह जो 10 नंबर का प्रश्न है ये पूर्ण होगा। आप इस बात में कभी घबराया मत करिए कि प्रश्न में अगर यूपीएससी ने पूछा कि क्या आप सहमत हैं, अगर आप सहमत है तो उससे घबराइए नहीं, पर आप उसके विषय में वो तर्क पेश कीजिए जो उस सहमति को सत्यापित कर दे। और अगर आप विरोध भी कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर आप उस विरोध को सत्यापित करने वाले तर्क प्रस्तुत करिए। और हमेशा प्रश्न की आवश्यकता के अनुसार 30 से 40 सेकंड का समय आप सोचने में जरूर दीजिए अपने आप को कि आपको इसमें क्या लिख देना चाहिए और किसे ज्यादा शब्द दे और किसे कम शब्द दे, क्योंकि हर प्रश्न में कई भाग है। ऐसे हम दूसरे प्रश्नों पर भी चर्चा करते हैं, पर यह पहला प्रश्न कुछ इस तरीके से आप लोगों ने लिखना चाहिए था।